रमेश जी की पत्नी मीना उन पत्नियों में से थी जो धार्मिक होती हैं, रात दिन पूजा पाठ में बिजी रहती हैं, पति को सब कुछ मानती हैं, परंतु पति का कहना कभी नहीं मानती। ऐसी पत्नियां मनमाने ढंग से अपने पतियों से हर काम करवा लेती हैं। रमेश जी उन व्यक्तियों में से थे जो हर बात को सरल और सहज तरीके से लेते हैं, किसी बात का पुरजोर तरीके से विरोध नहीं कर पाते। कई बार वे दूसरों के जोर देने पर गलत बात को भी सही मान लेते हैं। वे बावजह और बेवजह दोनों परिस्थितियों से झगड़ों से बचते रहते हैं। उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर मीना हमेशा उनके ऊपर हावी रहती है। आज भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई थी। बेटे सुमित की पढ़ाई और भविष्य को लेकर पति पत्नी के बीच चर्चा हो रही थी। उनका बेटा एमसीए करके घर में बैठा हुआ था। 3 साल हो गए थे, अभी तक उसका कहीं प्लेसमेंट नहीं हुआ था। दरअसल रमेश जी उसके एमसीए करने के पक्ष में नहीं थे। वह पढ़ाई में बहुत साधारण था। बीसीए के लिए भी कई लाख रुपए देकर मैनेजमेंट कोटे से उसका एडमिशन करवाया था। इसके पक्ष में भी वे नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि बीसीए करने के बाद भी वह अच्छी पोजीशन नहीं ला पाएगा। इस स्थिति में उसका कैंपस सिलेक्शन असंभव था, और हुआ भी यही। बीसीए में उसके बहुत कम मार्क्स आए थे, फिर भी जिद करके उसने एडमिशन ले लिया था। इस पूरे मामले में माँ बेटे एक साथ थे और रमेश जी अकेले। रमेश जी ने केवल इतना कहा था कि इतनी कम मेरिट में किसी अच्छी कंपनी में तुम्हारे लिए नौकरी मिलना असंभव है। क्यों ना तुम कंपटीशन की तैयारी करो और छोटी मोटी नौकरी कर लो। इसी बात पर मीना भड़क गई थी। तीखे स्वर में बोली थी, आप तो सठिया गए हैं। कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं। एमसीए करने के बाद बेटा क्या छोटी मोटी सरकारी नौकरी करेगा। आपकी अभी 10 साल की नौकरी बाकी है। बेटा कोई बूढ़ा नहीं हुआ जा रहा है, और ना ही हम भूखे मर रहे हैं। ना हो तो बेटे को कोई कोर्स और करवा देते हैं। ज़्यादा डिग्रियां होंगी तो नौकरी मिलने में आसानी होगी। रमेश जी ने एक लाचार नज़र मीना पर डाली और फिर बेटे की तरफ देखा। वह एक कोने में चुपचाप खड़ा इस तरह उन दोनों की बातें सुन रहा था, जैसे उससे संबंधित कोई बात ही नहीं हो रही थी। परंतु जब उन्होंने ध्यान से देखा तो बेटे के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान विराजमान थी, जैसे कह रहा था, आप लोग मेरे लिए लड़ते रहिए, पैसा बर्बाद करते रहिए, परंतु करूंगा मैं वही जो मेरा मन करेगा। रमेश जी को अपने बेटे की इस कुटिलता पर बड़ा गुस्सा आया, परंतु वे अच्छी तरह जानते थे कि उनके गुस्से की आग पर मीना के तर्कहीन पानी के छींटे पड़ते ही वे बर्फ की तरह ठंडे पड़ जाएंगे। तब उन्हें प्यार की गर्मी देने वाला कोई नहीं होगा। फिर रात भर इस तरह करवटें बदलते रहेंगे जैसे किसी ने उनके बिस्तर पर तपती रेत के साथ कांटे बिछा दिए हो। हारे हुए जुआरी की तरह अंतिम चाल चलते हुए रमेश जी ने कहा, नौकरी बुद्धि से मिलती है, बहुत सी डिग्रियों से नहीं, और उसके लिए एक ही डिग्री काफ़ी होती है। सोच लो, हमारी एक बेटी भी है। वह इससे ज़्यादा बुद्धिमान और पढ़ने में तेज है। अपने जीवन की सारी कमाई बुढ़ापे तक इसकी पढ़ाई पर खर्च करते रहेंगे तो बेटी के लिए क्या बचेगा। उसकी शादी के लिए भी बचत करनी है। रमेश जी की इतनी सरल और सत्य बात भी मीना को नागवार गुजरी, और वह फिर से भड़क उठी। आपको समझाने से कोई फायदा नहीं, आप सचमुच सठिया गए हैं। बेटी की शादी में बहुत सारा दहेज देकर क्या करेंगे। सादी सी शादी कर देंगे, परंतु क्या उसकी पढ़ाई पर खर्चा नहीं होगा। मीना की बुद्धि बहुत ओछी थी। उसको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा कर अपना पैसा क्यों बर्बाद करे। वह कौन सा हमारे घर में बैठी रहेगी और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। लड़का हमारा वंश आगे बढ़ाकर हमारा नाम रोशन करेगा। अपनी पत्नी की ओछी सोच पर रमेश जी फिर तरस खाकर रह गए। इसके सिवाय और कर भी क्या सकते थे। उनके सीधे स्वभाव का फायदा उठाकर मीना हमेशा उन पर हावी होती रहती थी। अगर वे कभी अपनी आवाज़ ऊंची करते तो उसकी आवाज़ उनसे भी ऊंची हो जाती। वह चीखना चिल्लाना शुरू कर देती। इसी बात से वे डरते थे कि मोहल्ले वाले कहीं यह ना समझ ले कि वे पत्नी के साथ मारपीट जैसा घटिया कृत्य करते हैं। सो वे चुप हो जाते। फिर भी मीना का बड़बड़ाना जारी रहता। तब वे उठकर बाहर चले जाते, सड़क पर टहलते या पार्क में जाकर बैठ जाते। रमेश जी को बेटी की तरह से कोई चिंता नहीं थी। वो पढ़ने में तेज थी। चिंता थी तो बस बेटे को लेकर। वह पढ़ने में ना तो जहीन था, ना बहुत ज़्यादा अंक की परीक्षा में ला पाता था,
ले देकर केवल डिग्री ही उसके हाथ में आती थी। परंतु केवल डिग्री से ही अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती थी। पता नहीं आगे चलकर क्या करेगा। इस बार भी मीना के आगे रमेश जी की नहीं चली और बेटे ने एमबीए में एडमिशन ले लिया। इसके लिए भी उन्हें कई लाख रुपए खर्च करने पड़े। अब कई साल तक बेटा निश्चिंत होकर बाप के पैसे को लुटाता हुआ ऐश कर सकता था। न उसे पढ़ाई की चिंता करनी थी, न नौकरी की। बेटी ने 12th कर लिया तो एक बार फिर घर में हंगामा हुआ। वह 90% अंक लेकर उत्तीर्ण हुई थी और बीटेक करना चाहती थी। रमेश जी उसके पक्ष में थे, परंतु मीना नहीं चाहती थी। बोली, जरा दिमाग से काम लो, 2-3 साल बाद शादी लायक हो जाएगी, फिर उसकी शादी कर देंगे। बीटेक कराने में हम पैसा क्यों बर्बाद करें? ज़्यादा पढ़ेगी तो विवाह भी ज़्यादा पढ़े लिखे लड़के के साथ करना होगा। उसी हिसाब से विवाह में भी पैसा ज़्यादा खर्च करना होगा। हम क्यों अपना पैसा बर्बाद करें? उसका पति चाहेगा तो उसे आगे पढ़ाएगा, वरना घर में बैठेगी। रमेश जी हैरत से मीना की ओर देखते हुए बोले, तुम खुद पढ़ी लिखी हो और बेटी के बारे में इस तरह की बातें कर रही हो? आज नारी के लिए शिक्षा का महत्व कितना बढ़ चुका है, ये तुम नहीं जानती? जानती हूँ। बीए करके मुझे क्या मिला? सी नौकरी कर रही हूँ। बीटेक करके बेटी भी क्या कर लेगी? शादी करके बच्चे पैदा करेगी, उन्हें पाल पोस कर बड़ा करेगी, घर संभालेगी और बैठी बैठी मोटी होगी। बस इसके अलावा लड़कियां क्या करती हैं बताओ? जो लड़कियां नौकरी कर रही हैं और ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठी हैं, वे भी किसी की बेटियां, पत्नियां और माँ होंगी। उनके घर वाले अगर इसी तरह सोचते तो आज कोई भी नारी घर के बाहर जाकर नौकरी नहीं कर रही होती। वे नौकरियां कर रही हैं और देश, समाज व परिवार के विकास में योगदान दे रही हैं। रमेश जी जोर देकर बोले, बस रहने दो। 2-4 औरतों के नौकरी करने से देश का विकास नहीं होता, न समाज का भला होता है। नौकरी करने वाली स्त्रियों के घर बिगड़े जाते हैं। वे अपनी संतानों की ठीक से देखभाल नहीं कर पाती। परिवार, समाज और देश के विकास व उन्नति के लिए लड़कों का सक्षम होना परम आवश्यक है। हमें बेटे की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, वही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। रमेश जी ने कटाक्ष किया, तभी तो हमारे सुपुत्र पढ़ाई में कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। 3 डिग्रियां लिए बैठे हैं और नौकरी हाथ नहीं आ रही है। डिग्री लेकर चाटेगा? आप तो पता नहीं क्यों बेटे के खिलाफ रहते हैं। देख लेना, एक दिन वही हमारा नाम रोशन करेगा। मुझे तो डर है बेटी बाहर जाकर हमारी नाक न कटवा दे। वह तो पता नहीं कब हमारा नाम रोशन करेगा। परंतु तुम्हारी घटिया सोच के चलते बेटी के जीवन को अंधकारमय नहीं बना सकता। बेटे के लिए तो हमेशा अपनी मनमानी करती रही, परंतु बेटी के संबंध में तुम्हारी एक भी नहीं चलने दूंगा। वह जहाँ तक पढ़ना चाहेगी मैं पढ़ाऊंगा। रमेश जी उत्तेजना में उठकर खड़े हो गए। बेटी के ऊपर पैसा बर्बाद करके एक दिन पछताओगे। बेटे के ऊपर खर्चा करके मैं कौन सा सुख भोग रहा हूँ? रमेश जी की बात पर मीना इस तरह चीखने चिल्लाने लगी जैसे पति से नहीं किसी और से कह रही हो। अरे देखो तो इस भले आदमी को, कैसी अनहोनी की बातें कर रहा है। बेटे से ज्यादा इसको बेटी की पड़ी है। अपने घर में आग लगाकर कोई हाथ सेकता है। मैं तो हार गई इस आदमी से। पता नहीं कैसे इतने दिनों तक झेलती रही। देख लेना, यह घर को बर्बाद करके रहेगा। और वह झूठ मूठ के आंसू बहाने लगी। ऊंची आवाज में चीखना, चिल्लाना और रोना धोना, यही उसके सशक्त हथियार थे। ऊंची आवाज से वह अपने पति की आवाज को दबाती थी और आंसुओं से अपनी बात मनवाती थी। आज तक आज तक वह अपने इन्हीं 2 हथियारों का प्रयोग करती आ रही थी, लेकिन आज वे दोनों निरर्थक सिद्ध होने वाले थे। इस बार रमेश जी मीना की आवाज से थोड़ा दबे, परंतु उसके आंसुओं से पराजित नहीं हुए। उन्होंने ठान लिया कि इस बार मीना की बात नहीं मानेंगे। वे बाहर जाने के लिए मुड़े, तभी उनको मीना के अलावा किसी और की सिसकियों की आवाज सुनाई पड़ी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनकी बेटी निकिता वहीं पर खड़ी थी। वे बेटी के पास गए। तुम क्यों रो रही हो बेटी? उन्होंने पूछा। निकिता की रुलाई और तेजी से फूट पड़ी। रमेश जी ने किसी तरह उसे चुप कराया और बाहर के कमरे में लाकर पूछा, आप बताओ, तुम्हें क्या दुख है? पापा, मेरी वजह से आपके और मम्मी के बीच झगड़ा हुआ। मैं आगे पढ़ाई नहीं करूंगी, उसने हताश स्वर में कहा। रमेश जी एक पल के लिए हतप्रभ से खड़े रहे, फिर बेटी के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा, तुम पढ़ाई करोगी। भविष्य का ही सवाल नहीं है।
मेरे आत्मसम्मान का भी सवाल है। तुम समझ रही हो ना, तुम्हें कुछ बनकर दिखाना है। तुम्हें कुछ बनाकर मैं दिखाना चाहता हूँ कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। बेटे ही नहीं, बेटियां भी माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। निकिता समझ गई, बहुत पहले ही समझ गई थी। वह एक अच्छे भले सुसंस्कृत और आर्थिक रूप से संपन्न परिवार में पैदा हुई थी, परंतु इस छोटे से घर में उसकी सगी माँ की सोच दकियानुसी और पुरातनपंथी थी। जब उसका बचपन जवान होने लगा था, तभी उसकी समझ में आ गया था कि उसकी माँ की नज़रों में वह एक बोझ के समान है। उसका बड़ा भाई माँ की आंखों का तारा है। हर पल वह पक्षपात का शिकार होती थी। गलती न होने पर भी उसे झिड़कियां, डांट और कभी-कभी मार भी पड़ती थी। परंतु दूसरी तरफ भाई की बड़ी से बड़ी गलती भी उसे माफ कर दिया जाता था। खान-पान, कपड़े-लत्ते में भी भाई को वरीयता दी जाती थी। माँ की हठधर्मी से इस घर का माहौल हर पल खराब बना रहता था। माँ के अनुचित व्यवहार से न केवल वह दुखी रहती थी, बल्कि रमेश जी भी उदास और थके-थके से रहते थे। वह पापा का दर्द समझती थी, परंतु कुछ कर नहीं सकती थी। सभी दुखों और कष्टों से निजात पाने के लिए वह किताबों की दुनिया में खो गई। वह अपना ज़्यादातर समय पढ़ने में बिताती, ताकि माँ की खिटखिट से छुटकारा मिल जाए और पिता का उदास व थका चेहरा देखकर उसकी उदासी और ज़्यादा ना बढ़े। पढ़ाई में उसकी एकाग्रता के कारण ही वह अच्छे नंबरों से पास होती रही। रमेश जी के लिए बेटी को उच्च शिक्षा दिलाना एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। उनके प्रोत्साहन से निकिता ने लगन से तैयारी की और उसका एक अच्छे कॉलेज में दाखिला हो गया। रमेश जी ने उसे हॉस्टल में डाल दिया, ताकि घर के माहौल से वह दूर रहकर मन से पढ़ाई कर सके। रोज रोज की बकझक और लड़ाई झगड़े से वह पढ़ाई में मन कैसे लगाती। इस बीच पति पत्नी के बीच कितने विवाद हुए, वाक युद्ध हुए, कितने लीटर आंसू बहे, कितनी धमकियां दी गई। इन सब का बयान करना बेमानी है। बस इतना कहना पर्याप्त है कि दोनों तरफ से तलवारें खींची थी, परंतु कत्ल नहीं हो रहे थे। यही गनीमत थी। यह तनाव घर में काफी दिनों तक बना रहा, परंतु धीरे धीरे खत्म हो गया। निकिता और उसके पापा के बीच रोज फोन पर बातें होती थी। निकिता माँ से भी बातें करती थी। पहले तो माँ ऐठी रहती थी, परंतु धीरे धीरे वह सामान्य हो गई। जिंदगी की ऊंची नीची डगर पर सब लोग हिचकोले खाते हुए यूं ही आगे बढ़ रहे थे। घर का माहौल कुछ दिनों से सहमा सहमा और डरावना सा था। रमेश जी ने इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वे अपनी नित्य क्रियाओं में व्यस्त रहते, ऑफिस जाते और घर पर आकर पढ़ने में व्यस्त रहते। मीना वैसे भी उनसे खींची खींची रहती थी, इसलिए वे उसके किसी प्रसंग में दखल नहीं होते थे। दफ्तर से आकर वे ड्राइंग रूम में बैठे ही थे कि मीना अपना तमतमाया हुआ चेहरा लेकर उनके सामने खड़ी हो गई। लगभग चीखते हुए बोली, आपको पता है इस घर में क्या हो रहा है? रमेश जी ने इस तरह सिर उठाकर मीना को देखा, जैसे कह रहे हो मुझे कैसे पता चलेगा, घर में तो तुम रहती हो। फिर उपेक्षित भाव से बोली, बताओ, सुमित एक सप्ताह से घर नहीं आया है। अच्छा, मुझे तो वह कभी घर में नहीं दिखता। तुम्हें पता होगा वह कहाँ होगा? न पता हो, फोन करके पूछ लो। पूछा है, कहता है कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगा है, लिव इन रिलेशनशिप में। रमेश जी एक पल के लिए हतप्रभ रह गए, फिर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उनके चेहरे पर दौड़ गई। खुशी की बात है, उसने माँ बाप को शादी के झंझट से बचा लिया। सोचो, लाखों रुपए की बचत हो गई। तुम बेटी की शादी का खर्च बचाना चाहती थी, तुम्हारे बेटे ने स्वयं की शादी का खर्च बचा दिया। मीना धम्म से सोफे के दूसरे किनारे पर गिर सी पड़ी। वह रमेश जी के पैरों की तरफ झुकती हुई बोली, आपको मजाक सूझ रहा है और मेरी जान निकली जा रही है। वह ना तो कोई नौकरी कर रहा है, ना उसका एमबीए पूरा हुआ है। ऐसे में वह बर्बाद हो जाएगा। वह लड़की उसे बर्बाद कर देगी। रमेश जी गंभीर हो गए। पत्नी के प्रति घृणा करते हुए भी उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक लहजे में कहा, तुम चिंता मत करो, लड़के के सिर पर अभी प्रेम का भूत सवार है। ऐसे प्रेम में गंभीरता और स्थायित्व नहीं होता। लिव इन रिलेशनशिप बंधन रहित होते हैं। इनमें एक ना एक दिन खटास अवश्य आती है, चाहे शादी को लेकर, चाहे बच्चों को लेकर या कमाई को लेकर, या फिर उनके बीच में कोई तीसरा आ जाता है। जो रिश्ते शारीरिक आकर्षण पर आधारित होते हैं, उनकी नियति और परिणति यही होती है। जहाँ परिवार और समाज नहीं होता, देख लेना एक दिन सुमित और उस लड़की का रिश्ता टूट जाएगा। परंतु
वह कुछ करता धरता नहीं है, उसका भविष्य चौपट हो जाएगा। वह तो होना ही है। जिस तरह की परवरिश और संस्कार तुमने उसको दिए हैं, उसमें उसका बिगड़ना आश्चर्यजनक नहीं है। न बिगड़ता तो आश्चर्य होता। अब हम कुछ नहीं कर सकते। ठोकर खाकर अगर वह सुधर गया तो समझो सुबह का भूला शाम को घर वापस आ गया। वरना परंतु उसका खर्चा कहाँ से चलेगा? मुझे लगता है वह लड़की कहीं ना कहीं नौकरी अवश्य करती होगी। जब तक उसके मन में सुमित के लिए प्रेम रहेगा, वह उसका खर्चा उठाती रहेगी। जिस दिन उसे लगा कि सुमित उसके लिए बोझ है या कोई अन्य लड़का उसके जीवन में आ गया, वह सुमित को ठोकर मार देगी। मीना रोने लगी। रमेश जी ने उसे चुप नहीं कराया, कोई फायदा नहीं था। यह मीना की नासमझी का परिणाम था। परंतु सुमित के पतन के लिए वह अकेली दोषी नहीं थी। इसमें सुमित का भी बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि कोई भी युवक नासमझ नहीं होता कि उसे अपने कर्मों के परिणामों का पता नहीं होता। प्यार उसने अपनी बुद्धि और विवेक से किया था और उसने कुछ सोच समझकर अपनी प्रेमिका के साथ रहना स्वीकार किया होगा। पढ़ने में वो कमज़ोर था, तो इसमें उसकी नालायकी और कामचोरी थी। हम जो कर्म करते हैं उनके लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। हम अपनी गलतियों के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। रमेश जी के लिए चिंता का विषय था कि बेटा बिगड़ गया था, परंतु वे बहुत अधिक परेशान नहीं थे। पत्नी की हठधर्मी और मनमानी में उनका कोई हाथ नहीं था। उन्होंने तो हर कदम पर उसे रोकने और समझाने की कोशिश की, परंतु वह उल्टी खोपड़ी की औरत थी। हर सही बात उसे गलत लगती और हर गलत बात अच्छी। उसका दुष्परिणाम एक ना एक दिन सबके सामने आना ही था। कहा तो मीना को चिंता थी कि ज्यादा पढ़ाने से बेटी बिगड़ जाएगी। कहाँ बेटा बिगड़ गया। जिसे वंश आगे बढ़ाना था, खानदान का नाम रोशन करना था, वही घर के सारे चिराग बुझाकर खुद अंधेरे में गुम हो गया था। निकिता के बीटेक का यही अंतिम वर्ष था। एक दिन उसने पापा को फोन किया। पापा, एक खुशखबरी है। क्या बेटा, बोलो। रमेश जी ने उल्लास से पूछा। पापा, मेरा सिलेक्शन हो गया है। निकिता खुशी से चहक रही थी। रमेश जी का हृदय खुशी से झूम उठा। शरीर में एक झुरझुरी सी उठी। उन्हें लगा जैसे तपती दोपहरी में पसीने से तरबतर शरीर के ऊपर किसी ने वर्षा की ठंडी बूंदें टपका दी हो। वे हर्षित होते हुए बोले, मुबारक हो बेटा। कहाँ हुआ सिलेक्शन? लेकिन अभी तो तुम्हारी फाइनल की परीक्षाएं बाकी है। हाँ वो तो है, परंतु ये कैंपस सिलेक्शन है, पिछले अंकों के आधार पर हुआ है। परीक्षा के बाद ही नियुक्ति पत्र मिलेगा, परंतु अभी एक शर्त है कि पहली पोस्टिंग मुंबई में होगी। तो इसमें परेशानी क्या है? तुम हॉस्टल में रह चुकी हो, मुंबई में भी तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ वह तो सही है, बस मैं ये सोच रही थी कि आप अकेले हो जाएंगे। नहीं बेटा, पहले तुम अपने भविष्य की चिंता करो। वैसे भी शादी के बाद तुम हम सबको छोड़कर चली जाओगी। नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। रमेश जी मन ही मन मुस्कुराए, परंतु आंतरिक खुशी के बावजूद उनकी आंखों में आंसू छा गए। अपने को संभाल कर बोले, अच्छा ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। ओके पापा। मम्मी को बताया? बता दूं क्या? निकिता ने पूछा। बता दे तो अच्छा रहेगा। तुम्हारी मम्मी है, अच्छी है या बुरी सदा तुम्हारी माँ रहेगी। वैसे भी आजकल उनके व्यवहार में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ है। मेरे साथ मीठा व्यवहार करती हैं। बेटे ने उनकी आशाओं और अपेक्षाओं पर जो चोट की है, उससे उनका विश्वास डगमगा गया है। उनको अब कहीं कोई सहारा नहीं दिखाई देता। ठीक है, मैं अभी फ़ोन करती हूँ। शाम को जब रमेश जी घर पहुँचे तो मीना ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। यह एक अच्छा संकेत था। उन्होंने मन की खुशी को दबाते हुए पूछा, निकिता की नौकरी लग गई है? है? वे आश्चर्य प्रकट करते हुए मुड़े। मुझे तो नहीं मालूम, तुम्हें कैसे पता चला? निकिता ने स्वयं फोन करके बताया है। आपको नहीं बताया? नहीं। चलो कोई बात नहीं, तुमको बता दिया तो मुझे बता दिया। इस सामान्य दिखने की चेष्टा करते हुए बोले। बहुत दिनों बाद उनके घर में खुशियों ने अपने पंख फैलाए थे। निकिता की परीक्षाएं समाप्त हो गई थी। उसे हॉस्टल खाली करना था। रमेश जी उसे कार से स्वयं लेने गए थे। मीना भी जाना चाहती थी, परंतु उन्होंने मना कर दिया। लौटते समय रास्ते में रमेश जी ने निकिता की पसंद की कुछ चीज़ें खरीदी। उसे उपहार जो देना था, जान पहचान वालों के लिए मिठाई के डब्बे खरीदे। और जब वे घर पहुंचे तो मीना उन्हें दरवाजे पर ही खड़ी मिली। कार के रुकते ही वह बाहर की तरफ लपकी और निकिता कार से उतरते ही उसे अपने गले से लगा लिया। निकिता भी माँ के गले से इस तरह लिपट गई
जैसे सालों से उनके ममता, प्रेम और स्नेह को तरस रही। मेरी बेटी, मेरी बेटी। इसके बाद मीना का गला भर आया। बेटी, मैंने सदा तेरे साथ बुरा बर्ताव किया, तुझे पराया समझती रही। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे एक माँ अपनी जाई बेटी के साथ दुर्व्यवहार कर सकती है, उसे एक बोझ समझ सकती है। लगता है मेरे ही संस्कारों में कोई कमी रह गई थी। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो कभी ऐसा नहीं समझा। माँ हमेशा अपने बच्चों का भला चाहती है। भावातिरेक में मीना का गला भर आया। कुछ ना कहकर उसने निकिता को अपने अंक में समेट लिया। जिस दिन निकिता अपने प्रथम असाइनमेंट पर मुंबई जा रही थी, उस दिन फिर मीना की आंखों में आंसू भरे थे। उसने अपने अंक में समेटते हुए बोली, बेटी, जाते जाते मैं एक बात स्वीकार करती हूँ कि जिसे मैं घर का चिराग समझती थी, वह जुगनू भी नहीं निकला, और मैं जिसे कंकड़ समझकर ठुकराती रही, वह हीरा निकला। बेटा, तुम ही मेरे घर का चिराग हो। आशा करती हूँ कि अपने जीवन में कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगी जो हमें बेटे की तरह दुख दे जाए। निकिता माँ की बात समझ गई और दृढ़ स्वर में बोली, मम्मी, आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहे। वैसे ऐसा तो कुछ होगा नहीं, परंतु परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य भी बदलता रहता है, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो आपके और पापा के सहमति और स्नेह से ही होगा। मैं कभी आप दोनों को दुख नहीं दे सकती। आप पापा का ख्याल रखना। रमेश जी खुद को बहुत ही मजबूत समझते थे, लेकिन बेटी से जुदा होते हुए उनकी आंखों में आंसुओं का समुंदर लहरा रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।